नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के 14th लेक्चर में आपका स्वागत है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके एक डाउट को एड्रेस कर देता हूं। प्लेटो से संबंधित जो पीडीएफ अपलोड की गई थी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मेरी बात चल रही है उन लोगों से जिनकी ये वेबसाइट है, जिन पर हम ये कोर्स चला रहे हैं, कि क्या कोई प्रोविज़न है कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सको। अगर वो इस प्रकार का प्रोविज़न प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो हमारी वेबसाइट है onlyis.com, उस पर पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज या कल में वो बता देंगे कि डाउनलोडिंग का प्रोविज़न वो प्रोवाइड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हमारे वाली साइट पे पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वालिटी से। कल हमने डिस्कस किया था प्लेटो के द्वारा दिए गए थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में। प्लेटो की देखो जो थ्योरी ऑफ इक्वालिटी है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस से लिंक्ड है। याद कीजिए, कल हमने एरिस्टोटल के जस्टिस के कंसेप्ट में डिस्कस किया था। एरिस्टोटल ने अपने जस्टिस के कंसेप्ट में थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन को अप्लाई किया। ए ने बी को जितना नुकसान पहुंचाया है, बदले में ए का भी उतना ही नुकसान होना चाहिए। उसी प्रकार से थ्योरी ऑफ इक्वालिटी में एरिस्टोटल के द्वारा कहा जाता है, मान लीजिए दो पर्सन्स ए और बी, दोनों के 100 मार्क्स आए हैं। स्टेट दोनों पर्सन्स को इक्वली ट्रीट करें। ऐसा नहीं कि एक के 100 मार्क्स आए हैं तो उसको प्रायोरिटी दे दे जॉब में या फिर किसी दूसरी चीज़ में, एडमिशन में, और दूसरा पर्सन बी उसके 100 मार्क्स आए हैं उसको एडमिशन ना दिया जाए या फिर उसको जॉब ना दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके जितने मार्क्स आए हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। अगर स्टेट ऐसा नहीं करता है तो ये इनजस्टिस है, ये अनुचित है। उसी प्रकार से एरिस्टोटल का ये भी कहना था थ्योरी ऑफ इक्वालिटी में, अगर मान लीजिए ए के मार्क्स आते हैं 100 और बी के मार्क्स आते हैं 80, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए स्टेट के द्वारा। यहाँ पर ए के मार्क्स ज़्यादा हैं, ए की मेरिट है, तो ए को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए बजाय के बी। तो मैं यहाँ पे समराइज करता हूँ। एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के अनुसार एरिस्टोटल का ये कहना था, अगर स्टेट इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करता है, पहले वाला केस इक्वल्स हैं दोनों के मार्क्स लेकिन अनइक्वली ट्रीट करता है, तो ये अनजस्ट है, ये अनुचित है। दूसरे केस में एरिस्टोटल का कहना था, अगर स्टेट अनइक्वल्स को, यहाँ पे दोनों के मार्क्स अनइक्वल हैं, अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करता है, एक समान ट्रीट करता है, वो भी अनजस्ट है, अनुचित है। तो एरिस्टोटल का कहना था स्टेट इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करे, यानी जिनके मार्क्स बराबर हैं उनको एक समान ट्रीट करे, और जिनके मार्क्स बराबर नहीं हैं उनको अनइक्वली ट्रीट करें। एक्चुअल में एरिस्टोटल मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी में विश्वास रखते थे। जिसने जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी में, सोशल गुड्स, फॉर एग्जांपल जॉब्स सोशल गुड्स हैं, उनका सोशल गुड्स पर उतना ही ज़्यादा हक बनता है। जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको उतनी ही अच्छी रैंक मिलेगी। जितनी अच्छी रैंक मिलेगी उसी की चॉइस चलेगी, कौन सी सर्विस चाहिए, आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, कौन सा स्टेट चाहिए। समझ गए? एरिस्टोटल के अनुसार अगर स्टेट जिनके सेम मार्क्स आए हैं उनको अनइक्वली ट्रीट करता है, ए के भी सेम मार्क, बी के भी सेम मार्क, ए को प्रेफरेंस दी जा रही है, बी को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है, तो बी नाराज हो जाएगा। इससे स्टेट में रिबेलियन का खतरा है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है स्टेट में। उसी प्रकार से अगर स्टेट ए और बी के सेम मार्क्स नहीं है, ए के मार्क्स हैं 100 और बी के मार्क्स हैं 80, फिर भी स्टेट दोनों को इक्वली ट्रीट करता है, तो ए नाराज हो जाएगा। ए को लगेगा मेरे ज़्यादा मार्क्स, फिर भी मुझे उसी प्रकार की ट्रीटमेंट दी जा रही है जैसी बी को दी जा रही है, तो ए रिबेलियन कर सकता है। रिबेलियन कर सकता है तो स्टेट में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ इक्वालिटी को आप थ्योरी ऑफ स्लेवरी से भी लिंक कर सकते हो। थ्योरी ऑफ स्लेवरी में याद कीजिए एरिस्टोटल के द्वारा क्या बोला गया था। थ्योरी ऑफ स्लेवरी में एरिस्टोटल के द्वारा बोला गया था, मास्टर और स्लेव को एक समान ट्रीट नहीं किया जा सकता। मास्टर के पास नॉलेज है, मास्टर के पास रीजन है, इसीलिए मास्टर को स्लेव की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता जो कि फिजिकल काम में निपुण हैं। आप बताइए, क्रिटिकली एसेस कीजिए, आपको क्या लगता है एरिस्टोटल की थ्योरी कैसे है? एरिस्टोटल की थ्योरी देखो हमारे देश के संविधान के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन दिया है जिन्होंने पास्ट में इनजस्टिस झेला है। रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, हमारे देश में
स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ जिन्होंने पास्ट में काफ़ी अत्याचार झेला था, उस अत्याचार, उस इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए एफर्मेटिव एक्शन का कंसेप्ट है। एफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन। आपको पता है हमारे संविधान में रिजर्वेशन दिया गया है कुछ कम्युनिटीज़ को। तो क्रिटिकली असेसमेंट में लिख सकते हैं कुछ कम्युनिटीज़ जिनके साथ पास्ट में अत्याचार हुआ था, उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमारे संविधान में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर एफर्मेटिव एक्शन का कंसेप्ट है, जो कि एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो या फिर जीएस हो, ऐसे हो, कुछ भी लिख रहे हो, संविधान को कभी क्रिटिसाइज मत कीजिएगा। अगर कुछ आपने चेंज की आवश्यकता बताना है तो भी डिग्निफाइड वे में लिखिएगा कि संविधान के इस आर्टिकल में चेंज की आवश्यकता है। बिल्कुल एक्सप्लिसिटली संविधान को क्रिटिसाइज करना, बहुत ज़्यादा संविधान के खिलाफ लिखना, इससे तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का संकेत जाता है। और एग्जामिनर को एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, चाहे इंटरव्यू हो या फिर मेंस का एग्जाम हो। एंटी इस्टेब्लिशमेंट आपका आंसर नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एरिस्टोटल ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। एरिस्टोटल की जो मेन बुक है पॉलिटिक्स, उसमें मेन थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही है। और एक इम्पोर्टेंट बात, एरिस्टोटल एक्चुअल में डिफरेंस नहीं मानते हैं स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के बीच। एरिस्टोटल के लिए सब एक समान है। आज के समय में तो आपको पता है स्टेट, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस माना जाता है। लेकिन एरिस्टोटल ने अपनी जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी है, उसमें एरिस्टोटल ने सभी टर्म्स को एक समान माना है, स्टेट, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। एरिस्टोटल को देखो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाने का एक रीज़न ये भी है, एरिस्टोटल ने अपनी जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी, उसके लिए एरिस्टोटल ने ऑलमोस्ट 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और उसके बाद दी अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने पढ़ा, इसी वजह से एक रीज़न ये भी है उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी एरिस्टोटल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे संविधान को कंपेयर किया आपस में। जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, तब भी हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। एरिस्टोटल की अप्रोच देखो इंडक्टिव थीम, साइंटिफिक थीम। इंडक्टिव के बारे में हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफ में जल्दी से बता देता हूं। इंडक्टिव अप्रोच वो अप्रोच होती है पर्टिकुलर टू जनरल। सेम एग्जांपल याद कीजिए, न्यूटन के द्वारा देखा गया पेड़ से सेब गिर रहा है। इस प्रकार के कई तरह के फेनोमेनन को न्यूटन ने ऑब्जर्व किया और एक जनरल थ्योरी दे दी, चीज़ें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ग्रेविटेशन का कंसेप्ट दिया गया न्यूटन के द्वारा, यानी न्यूटन गए पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। और डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, प्लेटो ने डिडक्टिव अप्रोच अपनाई थी। पहले से दिमाग में इंप्रेशन जमा के रखा है, हरियाणा के लोग लड़ाकू होते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल ढूंढा जा रहा है। जब भी कोई एग्जाम्पल मिलता है, डिडक्टिव अप्रोच वाले पर्सन के द्वारा कह दिया जाता है, देखो मैंने तो पहले ही कहा था। वो एग्जाम्पल की तलाश में है, लेकिन उसने एंड रिजल्ट पहले से सोच के रखा है। एरिस्टोटल अपनी अप्रोच में इंडक्टिव थे, साइंटिफिक थे। अब देखो, आप ध्यान से सुनिएगा, एरिस्टोटल विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं 2 फैक्टर्स के बेसिस पे। फिर से बोलता हूं, एरिस्टोटल विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं 2 फैक्टर्स के बेसिस पर। पहला फैक्टर है रूल का पर्पस क्या है, मतलब सरकार का मेन मकसद है क्या, जनता के हित में काम करना या फिर अपने हित में काम करना। अगर सरकार का मेन मकसद जनता के हित में काम करना है तो एरिस्टोटल के हिसाब से उस प्रकार की गवर्नमेंट कहलाती है नॉर्मल। लेकिन अगर सरकार का मकसद अपने इंटरेस्ट में काम करना है तो वो गवर्नमेंट कहलाती है परवर्टेड गवर्नमेंट। परवर्टेड गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हो डेविएंट गवर्नमेंट, जो अपने मेन पर्पस से डेविएट हो गई है, वो जनता के इंटरेस्ट में काम ना करके अपने इंटरेस्ट में काम कर रही है। इसके बाद दूसरा फैक्टर जिसके बेसिस पे एरिस्टोटल ने विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट्स को क्लासिफाई किया, वो ये है नंबर ऑफ रूलर्स, यानी कितने रूलर रूल कर रहे हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला फैक्टर क्या था, नॉर्मल गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट जनता के इंटरेस्ट में काम कर रही है या फिर अपने इंटरेस्ट में। यहां पे देखो, ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉर्मल गवर्नमेंट्स के और ये सारे एग्जाम्पल हैं करप्ट गवर्नमेंट्स के। मोनार्की अगर
जनता के हित में काम करती है तो टिरनी काम करती है अपने हित में। एरिस्टोक्रेसी अगर अपने हित में काम करती है तो ओलिगार्ची काम करती है खुद के इंटरेस्ट में। पॉलिटी अगर जनता के हित में काम करती है तो डेमोक्रेसी काम करती है खुद के हित में। यानी ये सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो डेविएंट हैं, परवर्टेड हैं, और ये सारी नॉर्मल हैं जो कि जनता के हित में काम करने वाली हैं। दूसरा फैक्टर, नंबर ऑफ रूलर्स। अगर देखो एक रूलर है, एक पर्सन रूल कर रहा है तो वो है मोनार्की, और अगर परवर्टेड गवर्नमेंट है, एक ही पर्सन रूल कर रहा है और वो अपने हित में काम कर रहा है तो वो होगा टायरनी। उसके बाद अगर फ्यू रूलर्स हैं, फ्यू पर्सन्स रूल कर रहे हैं और वो खुद के हित में काम करने के बजाय जनता के हित में काम कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट होगी एरिस्टोक्रेसी। लेकिन कुछ लोग रूल कर रहे हैं और वो जनता के हित में काम करने के बजाय खुद के हित में काम कर रहे हैं तो वो होगी ओलिगार्की। इसके बाद मैनी। देखो फ्यू और मैनी में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। वैसे आप कई बार फ्यू को रिप्लेस कर देते होगे मैनी से। फ्यू अगर हम माने 3 तो मैनी 12, तो मैनी फ्यू से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर मैनी पर्सन्स रूल कर रहे हैं और वो जनता के हित में काम कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट है पॉलिटी, और अगर मैनी पर्सन्स रूल कर रहे हैं और वो जनता के हित में काम करने के बजाय खुद के हित में काम कर रहे हैं तो एरिस्टोटल के हिसाब से वो है डेमोक्रेसी। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आपको ये लगे लोकतंत्र तो अच्छा होता है। एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे, और उस समय जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी वो आज के हिसाब की डेमोक्रेसी नहीं है। एरिस्टोटल के हिसाब से डेमोक्रेसी का मतलब था मोबोक्रेसी। जब गरीब लोगों के हाथों में सत्ता आ जाती है, मैनी गरीब लोगों के हाथों में सत्ता आ जाती है, तो एरिस्टोटल के हिसाब से वो है डेमोक्रेसी, और मोबोक्रेसी भी कहा गया है डेमोक्रेसी को। और पॉलिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यानी संवैधानिक गवर्नमेंट। एरिस्टोटल के हिसाब से बेस्ट गवर्नमेंट तो देखो मोनार्की है, अगर एक ही पर्सन रूल करेगा और वो जनता के हित में काम करेगा। याद कीजिए प्लेटो का फिलोसफर किंग का कंसेप्ट। तो एरिस्टोटल ने इसी प्रकार के कंसेप्ट का समर्थन किया, एक ही पर्सन रूल करे और वो जनता के हित में रूल करे, ये बेस्ट रूल होगा। और अगर एक ही पर्सन रूल कर रहा है और वो जनता में हित में काम करने के बजाय खुद के हित में काम कर रहा है, मतलब परवर्टेड गवर्नमेंट है, तो वो होगी टायरनी, और ये वर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, यानी सबसे बुरी प्रकार की गवर्नमेंट है टायरनी। टायरनी मतलब निरंकुशता, एक पर्सन रूल कर रहा है लेकिन उसका शासन निरंकुश है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, वो जनता पे फोर्स का इस्तेमाल करता है, बहुत ज़्यादा लालची है। आप यहाँ पे देख सकते हो टायरनी मतलब रिप्रेजेंटिंग फोर्स एंड सेल्फिशनेस, और मोनार्की मतलब सुप्रीम वर्च्यू एज इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल। उसके बाद एरिस्टोक्रेसी की बात कर लेते हैं। एरिस्टोक्रेसी देखो रिप्रेजेंट करती है मिक्सचर ऑफ वर्च्यू एंड वेल्थ। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, फ्यू पर्सन्स का रूल होता है जिनके पास गुण भी होते हैं और पैसा भी होता है, तो इसी वजह से आप कह सकते हो एरिस्टोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज ए मिक्सचर ऑफ वर्च्यू एंड वेल्थ। लेकिन अगर फ्यू पर्सन्स का रूल हो और वो परवर्टेड गवर्नमेंट हो, यानी जनता के हित में काम करने के बजाय वो खुद के हित में काम करें, तो वो होगा ओलिगार्की। और ओलिगार्की रिप्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ ग्रीड ऑफ वेल्थ, यानी ओलिगार्की में जो फ्यू पर्सन्स रूल कर रहे होंगे उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लालच होगा पैसा कमाने का। उसके बाद पॉलिटी को एरिस्टोटल बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं। एरिस्टोटल के हिसाब से पॉलिटी रिप्रेजेंट करता है मार्शल और मीडियम वर्च्यूज को। मार्शल मतलब योद्धा, सैनिक, और मीडियम वर्च्यूज मतलब थोड़े बहुत गुण भी हैं। एरिस्टोटल के हिसाब से पॉलिटी ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सत्ता होती है मिडिल क्लास के लोगों के पास। मिडिल क्लास के लोगों के पास सत्ता होती है और वो जनता के इंटरेस्ट में काम करती हैं। समझ गए? पॉलिटी के बारे में फिर से बोलता हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एरिस्टोटल के हिसाब से पॉलिटी में मैनी पर्सन्स का रूल होता है और ये रूल मिडिल क्लास के लोगों का होता है जो जनता के इंटरेस्ट में काम करते हैं। और सबसे लास्ट में डेमोक्रेसी एरिस्टोटल के हिसाब से सेकंड वर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी जिसे एरिस्टोटल मोबोक्रेसी भी कहते हैं, इसमें सत्ता आ जाती है मैनी
गरीब लोगों के पास, और वो गरीब लोग अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, कुछ डेमोगोग लीडर्स इमर्ज होकर आते हैं। डेमोगोग लीडर्स देखो वो लीडर्स होते हैं जो रैशनल आर्गुमेंट के बेसिस पर वोट नहीं मांगते, वोट मांगते हैं पॉपुलर डिज़ायर के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, हम अच्छे दिन ले आएंगे, हम आम आदमी का साथ देंगे। हर एक लीडर ऐसा करता है, किसी एक लीडर की बात नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में एक पर्सन का जो कद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, बीजेपी में आप नरेंद्र मोदी का कद देख लीजिए, कांग्रेस में राहुल गांधी का कद देख लीजिए, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का कद देख लीजिए। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल स्पीच देते हैं, वो रैशनल आर्गुमेंट के बेसिस पर वोट नहीं मांगते, वो पॉपुलर डिजायर के नाम पे वोट मांगते हैं। उसी प्रकार से राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही करते हैं। तो कहने का एसेंस यहाँ पर यह है, डेमोक्रेसी में कुछ डेमोगोग लीडर्स इमर्ज होके आते हैं और वो टायरनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। समझ गए? डेमोक्रेसी में कुछ डेमोगोग लीडर्स इमर्ज होके आएंगे जिनका कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और डेमोक्रेसी के बजाय वो बन जाएगी टायरनी, यानी एक ही पर्सन का रूल, और वो बहुत ज़्यादा फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इंदिरा गांधी के समय में क्या था, एक ही पर्सन की पावर थी। अभी फिलहाल बीजेपी की सत्ता है, लेकिन आरोप लगते रहते हैं कि एक पर्सन के पास पावर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल ले लीजिए। समझ गए ना आप? फिर से रिपीट करता हूं, एरिस्टोटल के हिसाब से डेमोक्रेसी में कुछ डेमोगोग लीडर्स जो बोलने में अच्छे हैं, जो वोट मांगते हैं पॉपुलर डिजायर के आधार पर, वो लोग इमर्ज होके आएंगे और टायरनी इस्टेब्लिश हो जाएगी। टायरनी इस्टेब्लिश होने के बाद एरिस्टोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी, यानी फ्यू पर्सन्स का रूल जो जनता के हित में काम करेंगे। एरिस्टोक्रेसी से गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी। ओलिगार्की, फ्यू पर्सन्स का रूल जो अपने हित में काम करेंगे। ओलिगार्की से इस्टेब्लिश होगी पॉलिटी, मैनी पर्सन्स का रूल लेकिन जो जनता के इंटरेस्ट में काम करेंगे। और पॉलिटी के बाद फिर से इस्टेब्लिश होगी डेमोक्रेसी। यानी ये साइकिल चलता रहता है एरिस्टोटल के हिसाब से। डेमोक्रेसी से टायरनी, टायरनी से एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी के बाद ओलिगार्की, ओलिगार्की के बाद फिर से पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बाद फिर से टायरनी। ये साइकिल चलता रहता है। मोनार्की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ मोनार्की है टायरनी। तो इस प्रकार से हमने एरिस्टोटल के हिसाब से वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में जाना। देखो, हर एक टर्म के बारे में आपको डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमने वैसे ही डिस्कस कर लिया कि एरिस्टोक्रेसी मतलब मिक्सचर ऑफ वर्च्यू एंड वेल्थ। ये एग्जाम्पल समझने के लिए डिस्कस किया, अदरवाइज आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। एरिस्टोक्रेसी मिक्सचर ऑफ वर्च्यू या वेल्थ है, ओलिगार्की बहुत ज़्यादा ग्रीड ऑफ वेल्थ है। ये तो आपके समझने के लिए है। यूपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगी, यूँ नहीं पूछेगी व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, नहीं। और ये जो टर्म्स हैं पॉलिटी, डेमोक्रेसी, आप इनको आज के समय में डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, आज के समय में पॉलिटी का क्या मतलब है, उनसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। एरिस्टोटल ने जो कुछ कहा आप उन पे फोकस कीजिएगा। अब हम ये डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल ने आखिरकार कहा क्यों, एरिस्टोटल ने आखिरकार पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा। इसका रीज़न देखो सिंपल है। आपको पता है एरिस्टोटल विश्वास करते हैं गोल्डन मीन के रूल में, यानी एक्सट्रीम कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। दो एक्सट्रीम्स के बीच वाली जो चीज़ होती है उस पर हमेशा फोकस किया जाता है एरिस्टोटल के द्वारा। एरिस्टोटल के हिसाब से जो पॉलिटी है ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का मीन है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे है ओलिगार्की, यहाँ पे पॉलिटी है और यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की है रूल ऑफ रिच, यानी अमीर लोगों का रूल। पॉलिटी क्या है? रूल ऑफ मिडिल क्लास, मैनी मिडिल क्लास के लोगों का रूल। और डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ पुअर, यानी गरीब लोगों का रूल। अप्लाई कीजिए रूल गोल्डन मीन का। एरिस्टोटल को ना तो ये बात पसंद थी कुछ ही हाथों में बहुत ज़्यादा वेल्थ का कॉन्सेंट्रेट होना, यानी बहुत ज़्यादा अमीर होना एरिस्टोटल को पसंद नहीं था, और ना ही एरिस्टोटल को ये पसंद होना बहुत ज़्यादा गरीब होना। मिडिल क्लास के लोग बहुत पसंद आते थे एरिस्टोटल को। इसी वजह से एरिस्टोटल को ये लगता था अगर देखो अमीर लोगों के पास रूल होगा तो गरीब लोग अमीर लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे, कॉन्स्पायरेसीज होंगी और रिबेलियन भी हो सकता है, इंस्टेबिलिटी रहेगी।
जबकि अगर गरीब लोगों के पास रूल रहेगा तो अमीर लोग खुश नहीं होंगे, अमीर लोग कानून को तोड़ेंगे। इसीलिए एरिस्टोटल को लगता था मिडिल क्लास के हाथ में अगर रूल होगा तो अमीर लोगों का भी ट्रस्ट होगा इस प्रकार की सरकार पे, इस प्रकार के रूल पर, और गरीब लोगों का भी ट्रस्ट होगा इस प्रकार की सरकार पर। यानी एक्सट्रीम्स को अवॉइड करते हुए गोल्डन मीन अप्लाई करते हैं एरिस्टोटल। दो एक्सट्रीम्स के बीच यानी ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के बीच पॉलिटी को बेस्ट गवर्नमेंट बताया जाता है एरिस्टोटल के द्वारा, यानी रूल बाय मिडिल क्लास। एरिस्टोटल के हिसाब से जो अमीर लोग हैं वो एरोगेंट हैं, जबकि गरीब लोग हैं वो इग्नोरेंट हैं, उनमें अज्ञानता है, और जो अमीर लोग हैं उनमें घमंड है। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना तो वो एरोगेंट हैं और ना ही वो इग्नोरेंट हैं, मतलब उनमें अज्ञानता भी नहीं है। एग्जाम्पल भी दिया जाता है एरिस्टोटल के द्वारा सोलोन का। सोलोन देखो एथेंस में एक लॉ मेकर थे, वो मिडिल क्लास से आते थे और उनको श्रेय जाता है बहुत ही अच्छे कानूनों को बनाने का। तो एरिस्टोटल सोलोन का एग्जाम्पल देते हैं, मिडिल क्लास से आते थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे कानून बनाए। इसीलिए अगर मिडिल क्लास के पास सत्ता रहती है तो वो भी बहुत अच्छे कानून बनाएगी और वो जनता के हित में काम करेगी। इसी वजह से एरिस्टोटल के द्वारा कहा जाता है पॉलिटी इज बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आल्सो। स्टेबल क्यों? जैसा मैंने आपको पहले बताया, मिडिल क्लास वाले अगर रूल करेंगे तो गरीब लोग भी उन पर ट्रस्ट करेंगे, अमीर लोग भी उन पर ट्रस्ट करेंगे। ना तो गरीब लोग रिबेलियन करेंगे और ना ही अमीर लोग रिबेलियन करेंगे। अगर अमीर लोगों का रूल होगा तो गरीब लोग रिबेलियन कर देंगे, अगर गरीब लोगों का रूल होगा तो अमीर लोग रिबेलियन कर देंगे। लेकिन मिडिल क्लास पर दोनों ट्रस्ट करते हैं, अमीर लोग भी गरीब लोग भी। रिबेलियन नहीं होगा, इसलिए स्टेबिलिटी रहेगी अगर रूल होगा मिडिल क्लास के लोगों का। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस की एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन का सिंपल मतलब है क्रांति, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके, हटा के नई टाइप की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना। सिंपल एग्जांपल अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन आने से पहले अमेरिका में ब्रिटिशर्स का रूल था, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी ब्रिटिशर्स के रूल की वजह से। तो लोकल लोगों ने ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका और खुद का ही रूल इस्टेब्लिश किया। समझ गए? सिंपल मतलब रेवोल्यूशन का ये है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके नई टाइप की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना। एरिस्टोटल को देखो रेवोल्यूशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एरिस्टोटल स्टेबिलिटी चाहते थे। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा सा भी अगर चेंज आता तो एरिस्टोटल को वो रेवोल्यूशन लगता था। लेकिन एरिस्टोटल बहुत ज़्यादा फोकस करते थे स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी रहनी चाहिए अगर एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ना है। एरिस्टोटल ने आपको पता है 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया, आपस में कंपेयर किया और उसके बाद उन्होंने रीजन्स दिए रेवोल्यूशन आता क्यों है। उन्होंने स्पेसिफिक रीजन्स भी दिए और जनरल रीजन्स भी दिए। जनरल रीजन्स क्या हैं रेवोल्यूशन के और स्पेसिफिक रीजन्स क्या हैं रेवोल्यूशन के। उन्होंने एक कॉमन कारण बताया रेवोल्यूशन का, फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी। याद कीजिए थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में। अगर ए और बी के सेम मार्क्स हैं और उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, ए को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बी को नहीं दी जाती है, इक्वल मार्क्स होते हुए भी, तो बी को लगेगा मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो बी रिबेलियन कर सकता है। उसी प्रकार से ए और बी के अलग अलग मार्क्स हैं 100-80, दोनों को फिर भी इक्वली ट्रीट किया जाता है तो ए नाराज हो जाएगा, ए को लगेगा मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, ए यहाँ पर रिबेलियन कर सकता है। तो इनइक्वालिटी की जो फीलिंग है वो एक मेन रीज़न है रेवोल्यूशन का। जैसा मैंने आपको बताया एरिस्टोटल के द्वारा जनरल रीजन्स भी दिए गए रेवोल्यूशन के लिए और स्पेसिफिक रीजन्स भी दिए गए रेवोल्यूशन के लिए। पहले हम जनरल रीजन्स की बात करते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक रीजन्स की बात करेंगे। जनरल रीजन्स जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आता है किसी जगह पे, ये हैं यूनिवर्सल पैशन फॉर पावर एंड प्रिविलेजेस, कुछ लोगों का पावर और प्रिविलेजेस के पीछे भागना, रूलिंग क्लास का भ्रष्टाचार या फिर रूलिंग क्लास की लापरवाही, रूलिंग क्लास का अपने हद से बाहर निकलना, इनकम और वेल्थ के बीच में हुज गैप, मतलब गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस। उसके बाद अगर स्टेट किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को या फिर ग्रुप के पर्सन्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे देता है और दूसरे ग्रुप के लोगों को इग्नोर कर देता है, तब भी रेवोल्यूशन आ सकती है। नेक्स्ट है राइवलरी बिटवीन क्लासेस, जैसे
अमीर और गरीब लोगों के बीच में आपस में राइवलरी रहती है, ये भी एक रीज़न है रेवोल्यूशन का। सडन इनफ्लो ऑफ फॉरनर्स, बहुत ज़्यादा फॉरनर्स आके रहने लगते हैं। मान लीजिए किसी दूसरे देश से बहुत सारे फॉरनर्स इंडिया में आके बस जाएं तो रेवोल्यूशन का खतरा पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न है इफ़ रूलिंग क्लास इग्नोर स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं और जिन्हें अगर इग्नोर कर दिया जाता है रूलिंग क्लास के द्वारा तो भी रेवोल्यूशन आ सकता है। सबसे लास्ट रीज़न चेंज इज़ इनएविटेबल बिकॉज पीपल लाइक चेंजेस। अंत में देखो काफ़ी जनरल रीज़न है, चेंज तो आएगा ही आएगा। एक प्रकार की गवर्नमेंट से लोग दुखी हो जाएंगे और लोग चेंज को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ये भी एक रीज़न बनता है रेवोल्यूशन का। अब हम कुछ रेजिम स्पेसिफिक रीजन्स की बात करते हैं जिनकी वजह से रेवोल्यूशन आता है। रेजिम स्पेसिफिक मतलब टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफिक। जहाँ पे देखो मोनार्की होती है यानी एक पर्सन का रूल होता है, वहाँ पर रेवोल्यूशन आता है क्योंकि फैमिली में आपस में झगड़े होते हैं, फैमिली में कंस्पायरेसीज देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल, पुराने समय में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो राजा के परिवार में ही राजा का बेटा, राजा का भतीजा कोई ना कोई रिबेलियन कर देता है और रेवोल्यूशन आ जाता है। उसके बाद ओलिगार्ची यानी अमीर लोगों का रूल। अमीर लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता गरीब लोगों का, क्योंकि अमीर लोग एरोगेंट होते हैं, तो ओलिगार्की के खिलाफ गरीब लोगों के द्वारा कंस्पायरेसीज हैच की जाती हैं और रिबेलियन हो जाता है, रेवोल्यूशन आ जाता है। सबसे लास्ट में डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जैसा हमने डिस्कस किया, कुछ डेमोगोग लीडर्स पॉपुलर डिजायर्स के बेसिस पे वोट मांगते हैं, रैशनल आर्गुमेंट के बेसिस पे वोट नहीं मांगते, लेकिन एक लेवल के बाद जनता को उनकी असलियत का पता लग जाता है, जनता दुखी होकर रेवोल्यूशन कर देती है, यानी असलियत जान के रेवोल्यूशन कर देती है। तो ये कुछ रेजिम स्पेसिफिक रीजंस है जिनकी वजह से रेवोल्यूशन आता है। नेक्स्ट, एरिस्टोटल के द्वारा कुछ सजेशंस भी दिए जाते हैं रेवोल्यूशन को होने से रोकने के लिए, यानी जनता के दिमाग में ऐसी स्पिरिट इनकलकेट की जाए, उनको ये लगे जो कानून है वो उनके हित में है, इसलिए वो अपने आप से कानून का पालन करें। ऐसी स्पिरिट सिटीजन्स के अंदर होनी चाहिए कि वो स्टेट के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करें। दूसरा, स्टेट वुड एजुकेट सिटीजन्स अबाउट सिविक वर्च्यूज़। स्टेट अवेयर करे नागरिकों को सिविक वर्च्यूज़ के बारे में। सिविक वर्च्यूज़ देखो वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि डेमोक्रेसी में एक सिटीजन से एक्सपेक्ट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। स्टेट एक्सपेक्ट करता है भारत के नागरिक इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फुलफिल करेंगे। तीसरे नंबर पे, स्टेट शुड इनकलकेट फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स को इनकलकेट किया जाए सिटीजन्स के अंदर स्टेट के द्वारा। अगर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स सिटीजन्स के अंदर रहेगी तो वो रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, इसलिए सरकार सिटीजन्स के अंदर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स को इनकलकेट करने की कोशिश करें। तो 3 सजेशंस दिए गए एरिस्टोटल के द्वारा, याद रखिएगा तीनों को। सबसे पहले, स्टेट कोशिश करें सिटीजन्स के अंदर ये स्पिरिट डाली जाए कि कानून को फॉलो करना उनके हित में है और वो स्टेट के द्वारा बनाए गए कानूनों को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक रूल्स या फिर जो भी कानून बनाए गए हैं स्टेट के द्वारा। दूसरे नंबर पे, सिविक वर्च्यूज़ के बारे में अवेयर किया जाए सिटीजन्स को। सिविक वर्च्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो किसी सिटीजन से एक्सपेक्ट की जाती हैं किसी डेमोक्रेसी में। फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर वोट देना, टैक्स अदा करना, ये सब वैल्यूज़ एक्सपेक्ट की जाती हैं किसी भी सिटीजन से एक डेमोक्रेसी में। तीसरे नंबर पे, सिटीजन्स के अंदर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स को इनकलकेट करना। अगर हम एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को क्रिटिकली एसेस करें तो हम कह सकते हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। पास्ट में जो भी रेवोल्यूशंस आई हैं हम उनको एनालाइज कर सकते हैं एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन की सहायता से। इवन 2010 में जो अरब स्प्रिंग आई, उस अरब स्प्रिंग को भी हम एनालाइज कर सकते हैं एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन की सहायता से। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया एरिस्टोटल की रेवोल्यूशन की थ्योरी, और एरिस्टोटल के द्वारा दी गई ऑलमोस्ट हमारी सभी थ्योरीज कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। थ्योरी ऑफ स्टेट हमने डिस्कस कर लिया, थ्योरी ऑफ स्लेवरी डिस्कस कर लिया, सिटीजनशिप डिस्कस कर लिया, प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया, जस्टिस और इक्वालिटी डिस्कस कर लिया, रेवोल्यूशन डिस्कस कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लिया। एक रह गई सिर्फ थ्योरी ऑफ लॉ, सिर्फ एक थ्योरी रह गई। कल थ्योरी ऑफ लॉ को ख़त्म कर देंगे और कल ही हम मैकियावेली से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।